स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर आज हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट का आगाज़ शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और जिसने ये प्रैक्टिस सेट कर लिए, प्रैक्टिस सीरीज़ कर लिए, टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। जिसने कर लिए उसके कहीं भी मैथ्स में नंबर कटने के चांस बन ही नहीं सकते। यानी कि 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हर वीडियो को अच्छे से समझे, क्वेश्चन को डिटेल वाइज एनालाइज करके जो आपको बताया जा रहा है, कैसे एग्जाम में पेपर में इसे अटेंड करना है, उन सभी बातों को बारीकी से सीखें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला सेट और पहला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने अभी आएगा और उसे सब ट्राई करते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे अपने आंसर को और बताएंगे मुझे लास्ट में कि किसके कितने नंबर बने हैं, यानी कौन कितने इम्प्रूवमेंट में है, कौन नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शाबाश। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसे आप सब ध्यान से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखें और ट्राई करें। चलिए, किसी पात्र में इस प्रकार पानी भरा जाता है कि पानी का आयतन प्रत्येक 5 मिनट में क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए। प्रत्येक 5 मिनट में 2 गुना हो जाए, मतलब समझे। पहले इसका बड़ी प्यारी लाइन लिखी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मिनट में ये हो जाएगा डबल। डबल मतलब 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले 1 रहा होगा, 1 2 बन जाएगा 5 मिनट में, फिर 2 4 बन जाएगा 5 मिनट में, 4 8 बन जाएगा 5 मिनट में। तो इसका मतलब समझ में आया पहले सबको? आया तो डन। यानी कि ये आगे की तरफ जा रहा है तो डबल 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 होता जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये पीछे की तरफ आए तो क्या होगा? तो 8 बन जाएगा 4। अरे बाबा, इधर से गया था डबल, तो वापस आते समय हमें कैसे पता लगेगा? तो आधा, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। बात समझ में आ रही होगी कि आगे की तरफ अगर बढ़ रहा है तो डबल और पीछे आए तो क्या होगा? आधा। चलिए शाबाश। आगे कह रहा है यदि पात्र को पूरा भरने में 30 मिनट का समय लगे, यानी जो बर्तन है वो 30 मिनट में पूरा भर गया। पूरा भरना मतलब एक बर्तन था वो पूरा भर गया, एक भर गया पूरा, तब 1/4 भरने में कितना समय लगेगा? तो मैंने देखो अभी बताया कि आप टंकी को भर नहीं रहे, इस बार टंकी पहले से ही भरी हुई है। देखो 30 मिनट में पूरा भर गया। तो जब मैं पीछे की तरफ आऊँगा, धीरे धीरे खाली कराऊंगा, तो भैया डबल का इफेक्ट क्या होगा? आधा। पीछे आऊँगा तो डबल का इफेक्ट क्या हो जाएगा? आधा। तो 30 मिनट में टंकी पूरी भरी थी, तो 5 मिनट पहले, 5 मिनट का है ना इंटरवल, 5 मिनट पहले यानी कि 25 मिनट में टंकी क्या होगी? इसकी आधी होगी। तो 1 का आधा क्या होता है? आधा होता है, यानी टंकी आधी भरी होगी। इसके 5 मिनट पहले क्या हुआ होगा? यानी कि 20 मिनट पहले टंकी आधी की भी आधी हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगा। और हमें भरवाना भी कितना है? 1/4 यानी 1/4, यानी कि 20 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चेक करें आपका 20 मिनट आया या नहीं आया, और आया तो लिखे कमेंट सेक्शन में कि आप बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं। चलिए शाबाश, मैच करें आंसर को। जिनका नहीं आया वो सीखें, करें, प्रैक्टिस करें, आपसे ज़रूर होगा। अरे बाबा, आपसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होने वाला। डन है। पॉजिटिव जीना है, आपको पॉजिटिव करना है। चलिए शाबाश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करें जल्दी से इसे। चलिए, बड़ा इजी है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? कोई भी आकृति, दुनिया में आप कोई सी भी फिगर ले लीजिए, कोई सी भी फिगर ले लीजिए। ये हमने त्रिभुज बनाया, ये बाहर वाला होता है, ये बाहर वाला। किसी भी आकृति का बाह्य कोण का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? तो 360 डिग्री। दुनिया में कोई सी भी फिगर हो, उसके बाह्य कोणों को, यानी बाहर वाले, एक्सटीरियर वाले को जोड़ने पर हमेशा 360 डिग्री ही प्राप्त होगा, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डन है। चलिए शाबाश। आगे
लिखा है एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है, होना चाहिए। 2 तरीके से बताएंगे ये क्वेश्चन, और जो बेस्ट लगे वो आप पेपर के लिए तैयार करके रखें। एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है, उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग क्या हो जाए, पानी हो जाए। तो एक तो हम सीखेंगे नॉर्मल, यानी कि जो बेसिक होता है, दूध है और क्या है, पानी है। कितना है, 5 लीटर, तो लिख दिया हमने 5 लीटर दूध है जिसमें 1 लीटर क्या है, पानी है। कितना पानी मिलाएं, तो पानी मिलाएं तो पानी बढ़ेगा, दूध उतना ही रहेगा कि मिश्रण में 2 भाग दूध हो जाए, 1 भाग पानी। क्रॉस करेंगे इसे और निकालेंगे आंसर। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे उससे, तो 2 गुना 1 2 और 2 गुना x 2x। अब ये 2 इधर माइनस करो तो आ गया 3, 2x से ये काटेंगे तो 1.5 यानी 1.5 लीटर आना चाहिए। ये तो हो गया पहला तरीका जो डन होना चाहिए, सबका यही आंसर आना चाहिए। चलिए शाबाश, ओके है। तरीका नंबर 2 क्या है, 2 है रेशो मेथड, जो आपको ज़रूर आना चाहिए और ये तरीका भी लगभग हर जगह लगेगा और मिक्सचर में ये तरीका बेस्ट माना जाता है। कौन सा कह रहे हैं, देखें ध्यान से। 5 लीटर दूध और 1 लीटर क्या है, पानी, यानी कि मिक्सचर का टोटल हो गया 6। और रेशो भी क्या बनेगा, तो 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी, मिल्क और वाटर का रेशो भी यही बनेगा। और ये आना चाहिए आपको, ध्यान से समझे। उसने पानी की कितनी मात्रा मिलाई, उसने पानी की कितनी मात्रा मिलाई कि 2 भाग दूध और 1 भाग क्या हो जाए, पानी हो जाए। 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो जाए। तो 5 और 1 जोड़ा 6, 2 और 1 जोड़ा 3, यानी ये हो गया टोटल। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो भी मिलाया जा रहा है ना, उससे आंसर नहीं आएगा। क्या मिलाया जा रहा है, पानी, तो पानी से नहीं आएगा, यानी आपको पानी सेम नहीं करना। पानी सेम नहीं करना, पानी सेम नहीं करना तो किसे करना है, दूध को। अगर दूध मिलाए तो पानी सेम कर दो, पानी मिलाए तो दूध सेम कर दो, दोनों में चेंज करें तो टोटल सेम कर दो, ओके है। तो यहाँ पानी को मिला या निकाल रहा है तो हम पानी को सेम नहीं करेंगे, हम दूध को सेम करेंगे। सेम करने का मतलब यहाँ पर ये नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप। अगर ये 2 से गुना हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से गुना होगा, तो ये क्या बन जाएगा 10, ये 2 से गुना होकर क्या बनेगा 2, ये 2 से गुना होकर क्या बन जाएगा 12, ये 5 से गुना होकर 10 बना, तो पूरा परिवार 5 से गुना होगा, ये 5 और ये हो गया 15। बस इतना सा काम करना है, कर लिया आपने। अब आंसर आपके सामने। पहले दूध 10 था, आज भी 10 है। पहले पानी 2 था, आज 5 है। कितना पानी बढ़ गया, तो 3 पानी बढ़ गया। और यही तो पूछा है कितना पानी बढ़ा, यानी कितना मिलाया जाए। तो यहाँ पर ये आंसर निकालना है हमें। और टोटल क्या था 12, यानी पहले टोटल 12 था, तो 12 जो है वो बराबर हो गया 6 के। वैल्यू निकालनी है हमें 3 की, कितने मिलाई की, तो 6 से काटा 12, 2 बार में 2 से 3 कटता है, कितना आता है 1.5 लीटर, यानी बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके है। चलिए दोनों आपको आने चाहिए और जो बेस्ट लग रहा है, कह रहा हूँ ना मैं, जो बेस्ट लग रहा है वो करे। पेपर में आंसर आने से मतलब है आपको, ओके। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखें, पढ़ें इसे और ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सहित 1/4 मिनट का समय लेता है और वापस लौटने में 7 सहित 1/2 मिनट का समय लेता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल है, यानी कि हमें स्थिर जल में व्यक्ति की चाल, देखो व्यक्ति की चाल, स्थिर जल मतलब शांत जल, यानी स्टिल वाटर में आपको निकालना है। तो 2 बातें जो मैं आपको बता दूं कि धारा के साथ और धारा के विपरीत, ये साथ होता है डाउन स्ट्रीम, विपरीत होता है अप स्ट्रीम, को जोड़कर अगर आप आधा कर दें तो क्या आएगा, और धारा के साथ और धारा के विपरीत को घटाकर आधा कर दें तो क्या आएगा, यानी जोड़कर आधा कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाता है शांत जल, यानी स्टिल वाटर आ जाता है।
और घटाकर आधा कर देंगे, यानी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम को घटाकर आधा कर देंगे तो आ जाती है धारा, यानी कि स्ट्रीम, नदी, प्रवाह जिसे आप कहते हो, ठीक है। ये स्ट्रीम होती है और ये स्टिल वाटर होता है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा क्या, तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ और धारा के विपरीत। तो पहले आप लिख दीजिए विपरीत, फिर बीच में लिख दीजिए धारा के साथ, या फिर एक और बना लीजिए, ये विपरीत लिख दिया, यहाँ बीच में लिख दीजिए शांत जल, और फिर लिख दीजिए धारा के साथ। यानी सबसे कम स्पीड विपरीत में होती है, फिर शांत आता है, फिर क्या आता है, साथ आता है। अब इसे सॉल्व करें तो वो साफ साफ कह रहा है कि धारा के विरुद्ध यानी विपरीत जाने में हमने 354 किलोमीटर, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम, 3/4 किलोमीटर जाने में कितना समय लिया, तो 11 सहित 1/4 मिनट का समय लिया, जिसे एडजस्ट करेंगे, यहीं कर दो एडजस्ट, तो 11 × 4 44 और 1 45/4 मिनट का समय लिया। और मिनट का अगर समय लिया तो नीचे क्या लगाएंगे आप, 60। और यहाँ पर हमें स्पीड निकालनी है, तो फटाफट करें, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, सामने सामने काट सकते हैं, 3 से 3 खत्म, ये क्रॉस हुआ, तो स्पीड आ गई हमारी कितनी, 4। यानी कि धारा के विपरीत स्पीड कितनी है, तो 4 है। ओके है यहाँ तक। अब कह रहा है कि वापस लौटा, तो बाबा गया कितना था, तो जितना गया वो 3/4 किलोमीटर गया, जितना गया उतना ही तो वापस आने में समय लगेगा उसे, उतना ही तो वो डिस्टेंस लेगा वापस आने में। तो जितना डिस्टेंस जाने में लगा उतना ही आने का डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस फिर से क्या हो गया, सेम। और ये डिस्टेंस अब जा कैसे रहा है, तो 7 सहित 1/2 यानी कि 15/2 मिनट है। तो फिर आप 60 लगाएंगे, क्योंकि परिवार सेम नहीं है, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर रहता है, इसलिए परिवार सेम करें और स्पीड निकालें। 15 से 60 4 बार में, 4 से 4 खत्म, ये क्रॉस होगा, 3 × 2 कितना आ जाएगा भाई, तो 6, यहाँ आ गया 6। यानी कि धारा के विपरीत 4, साथ में 6, विपरीत 4, साथ में 6, दोनों को जोड़ा जाए, 6 4 10, बीच में आ गया 2 से काटने पर क्या, 5, 6 4 10, 2 से काटा क्या आ गया, 5। अरे बाबा ये बीच में लिखा ना, तो बीच वाला कोई नंबर लो, 6 और 4 के बीच में क्या आता है, 5 आता है, तो 5 आंसर, और 5 ये रहा आपका। तो एक तरीका तो ये आपको जो आना चाहिए। तरीका नंबर 2 क्या है, तरीका नंबर 2 जो आप एडजस्ट करके कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट उसके अंदर एक बात ध्यान रख के कर सकते हैं, वो ये है कि भैया समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समय और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर कितना समय लिया गया, ध्यान से देखें कितना समय लिया गया, तो ये हो गया 44 और 1 45, 45/4 यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ कितना समय लिया गया, 15/2। तो हमने लिख दिया कि विपरीत जाने में और साथ आने में समय जो लिया गया है वो है 15/2, ये इसका नहीं है, इसका है, ये 15/2 है और ये 45/4 है, ये टाइम है। सॉल्व करें थोड़ा सा, 2 से ये 2 बार में, 15 से ये 3 बार में, 15 से ये 1 बार में, ये उधर गुना होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी रेशियो बन गया 3:2 का। और टाइम है तो मैं स्पीड बना सकता हूँ, तो स्पीड बनाने के लिए क्रॉस करेंगे, क्योंकि समय और चाल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 उधर आ जाएगा। हमने ये कन्वर्ट कर दिया टाइम को किस में, स्पीड में। अब अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 2, ध्यान से देखें, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 2, डाउन स्ट्रीम की कितनी आ गई, 3, यानी धारा के विपरीत 2, धारा के साथ में 3, बीच में जो नंबर फंसा, 2 और 3 5, 5 का आधा क्या, 2.5। देख लो कौन सा 2.5 से कटता है, कि ये नहीं कटता, सिर्फ 5 ही कटता है, तो 5 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आप पूरा निकाल के भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके है, दोनों आपके हाथ में है। और कमेंट सेक्शन में लिखें आ रहा है या नहीं आ रहा, और आ रहा है तो लाइक करें। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके मैथ्स की, एक भी नंबर नहीं जाएगा कहीं। ओके है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन है यदि a बाई बी सी बाई डी बराबर 5 हो तो, थोड़ा नीचे कर देते हैं क्लियर दिखे आपको, तो 3a प्लस 4c प्लस 3b प्लस 4d किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होता है a बराबर c है, c बराबर 5 है, b बराबर d है, d बराबर 1 है। यानी कि ऊपर वाले जो नंबर हैं वो 5 के बराबर है, a और c 5 के बराबर है। a c की जगह हम 5 रख सकते हैं, रख दीजिए। यहाँ रख दिया 5, यहाँ रख दिया 5, तो 3 गुने में 5 15, 4 गुने में 5 20। चलिए शाबाश आगे। b और d और ये 1 बराबर है, यानी b और d की जगह हम 1 रख सकते हैं। 1 रख दिया, 3 गुने 1 3 और 4 गुने 1 4 प्लस कर 2 कितना हो गया 15 20 कितने होते हैं 15 20 होता है 35, 3 4 12। देखें किसके बराबर है, ऑप्शन में मैच करें। कटेगा किसी से तो बिल्कुल देखें 7 से ये कितनी बार में 5 बार में, 7 से ये 7 से नहीं से जोड़े एक बार अच्छे से, ये कितना हो गया तो आपका 35, ये हो गया 3 और 4 7। अब करें 7 से ये कटेगा कितना आ जाएगा 5, यानी सी आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए। सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके है, चलिए शाबाश, प्लस अच्छे से करिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ये भी होना चाहिए सबसे। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है तो पाई आर स्क्वायर, और ये दिया है कितना तो 38.5। हमेशा जो दिया है, जो गिवन है, उससे जाना है किसकी तरफ, फाइंड की तरफ। जो निकालना है, क्या निकालना है हमें, तो हमें निकालना है परिधि 2 पाई आर होता है। अब इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो वैल्यू पुट करें तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर है, और ये हमने पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 10। काटा जाए तो 11 से ये 2 बार में, 11 से ये 3, ये बचा 5, 11 से 5 बार में। और ध्यान से अगर देखेंगे तो ये देखो ऐसे भी कट सकता है, 5 से ये 7 बार में, 5 से ये 2 बार में। क्रॉस होगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 49, और ये नीचे आ रहा है 2 गुने 2 4। अगर आर स्क्वायर ये है तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 49 पे रूट जब डलेगा तो 49 7 का होता है, 4 होता है 2 का। वैल्यू पुट कर दें, आंसर आपके सामने 2 पाई होता है 22/7। पाई की फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है, शाबाश, सही जा रहे हैं हम। आर आपको 7/2 निकालना है। 2 से ये पहले 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, आंसर आ गया आपका 22 यानी 22। चेक करें, बिल्कुल सही है, 22 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके है, शाबाश। चलिए आगे चल रहे हैं। चलिए होना चाहिए ये भी सबसे। कह रहा है एक घन के आयतन को उस गोले जो घन में पूर्णतः फिट हो जाए, यानी कि 2 फिगर है आपके पास, एक है घन क्यूब और एक है गोला, गोला यानी कि स्फीयर, जो घन में पूर्णतः फिट हो जाए या हो सके कि आयतन के अनुपात का यहाँ पर बताना है क्या रिलेशन होगा। तो देखो 2 बातें, पहले घन के बारे में आपको पता होना चाहिए। घन का मतलब ये होता है कि ये बनता है स्क्वायर के फेस से, यानी घन का जो सतह होता है, घन तो पता है ना सबको, ऐसे डब्बा, जो आप डब्बा बनाते हैं, इसकी जो प्रत्येक सतह होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और ये बनता किससे है, तो स्क्वायर से बनता है। और स्क्वायर की खास बात क्या है कि स्क्वायर की खास बात ये है कि उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। अब ऑल साइड इक्वल होगी तो इसके अंदर अगर मैं, अब ध्यान से देखना, इसके अंदर अगर मैं मान लो कि इसके अंदर अगर मैं एक स्पेयर या फिर एक सर्कल जैसा कुछ बिठाने की कोशिश करूं तो सारी साइडें तो बराबर हैं, तो ये पूरा हिस्सा क्या बनाता है, तो पूरा हिस्सा एक साइड बनाता है, साइड को ए मान लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, तो ये तो इसका डायामीटर हो गया, व्यास हो गया, तो व्यास भी ए हो गया, और व्यास का आधा करते हैं तो त्रिज्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है, यानी a/2। अरे बाबा ये पूरा ए है और इसके अंदर रेडियस r 2 बार होगा, आधा कर दिया, a/2 हो गया।
अब रेशो निकालें। किसका रेशो निकालना है? आयतन का। तो घन का आयतन ए से क्या होता है? ए की क्यूब। घन का आयतन हो गया ए की क्यूब। ठीक है, किससे पूछा है? कि आयतन से। ध्यान से रखना, पहले घन के पूर्णतः फिट हो जाता है तो आयतन के अनुपात का। तो घन का आयतन ए की क्यूब है। और पूछा किससे है? गोले से। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर r जो है वो क्या है? तो r की जगह मैं लिख सकता हूँ a/2 यानी a का आधा। तो यहाँ पे ध्यान से लिखना, a का आधा कितनी बार? तो क्यूब यानी 3 बार। सॉल्व करें, आंसर आपके सामने है। a की क्यूब 4/3 पाई ऐसे का ऐसा ही, ये a की क्यूब है और ये हो गया 2 की क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। काट पीट करें तो a की क्यूब कॉमन है दोनों में। 4 से 8 कटेगा 2 और 2 गुने में 3 6 इधर आएगा तो 6 पाई। चेक करें, है ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी। देखें ध्यान से, आपका करेक्ट आंसर हो गया। यही आया था, सबका आया था। तो बहुत सही जा रहे हैं आप, शाबाश। ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में। और जिनसे नहीं हो रहा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल चुका हूँ, हमने सीरीज शुरू कर दी है आप ही के लिए, आपकी जीत के लिए। और बने रहें अंत तक, आप भी पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। चलें, शाबाश। नेक्स्ट है, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x3 प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह डिवाइड हो किससे? x² - 1 से, तो a और b का मान निकालें। चलिए, तो a और b का मान निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर जब डिवाइड होता है तो ये इससे डिवाइड है, मतलब ये वाला जो है इसी का एक टुकड़ा है। x - 1 क्या है? इससे डिवाइड होगा, तो ये उसका एक टुकड़ा है। और अगर ये टुकड़ा है तो ये पूरा इसको काटेगा, और काटेगा तो वैल्यू निकाल लो। x² - 1 यानी कि x² की वैल्यू जो है उधर जाकर कोई भी इक्वेशन, देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से समझो। x² - 1 बराबर क्या माना? 0। इक्वेशन के बराबर में क्या मान लिया? 0। ये उधर जाकर क्या होगा? तो प्लस होगा, 1 आ जाएगा। और किसी के ऊपर भी आप स्क्वायर डालोगे, यानी कि ये स्क्वायर क्या, ये जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? रूट जब डालेंगे तो 2 आंसर आते हैं, या तो +1 या -1। आप किसी एक को लेके चल लो, हमने लिया +1 को। ठीक है, मोस्टली पॉजिटिव लेके चलना शुरू में, यानी कि सीधे सीधे 1 का स्क्वायर आपने क्या मान लिया भैया? 1। तो 1 का रूट भी क्या होता है? 1 ही होता है। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनते। अब आगे, अगर x बराबर 1 मान लिया है तो 1 रखने पर आपका आंसर आना चाहिए। रखें 1, यहाँ जब 1 रखेंगे तो 2x की जगह 1 रखा तो 1 की क्यूब, फिर 4x की जगह 1 रखा 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 रखो तो a तो ऐसे ही रहेगा और x की जगह हमने 1 रख दिया। जब भी आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू रखें तो वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ तक, ओके है। बराबर में कोई भी इक्वेशन हो तो 0 रखते हैं। 1 की क्यूब 1, 2 से गुना होगा 2 ही बन जाएगा। ये 1 4 से गुना होगा 4 बन जाएगा। यहाँ पर 2a1 यानी 2 1 ज़ा 1, 2a हो गया और b ऐसे का ऐसे ही बराबर 0। 2 4 6 हो गया, 2a प्लस b। अब ये 2 4 क्या हो गया? 6 हो गया, जो उधर जाकर क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास 2a प्लस b -6 आ गया। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब a प्लस b की जो वैल्यू होगी वो इसी ऑप्शन में से तो होगी जो वहाँ से बोली हुई है, और उसने साफ साफ बोला है तो a और b, यानी पहले a होगा फिर b होगा। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके सामने है। अगर a को 1 मानूँ, b को 3 मानूँ तो 2 एकम 2 प्लस 3 5 हो गया, जो गलत हो गया। बात समझ में आ रही होगी सबको। दूसरा केस क्या कह रहा है? मान लो ये ऑप्शन मैंने माना तो 2 एकम 2 यानी माइनस का 2, b की जगह 4 रखूंगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि आपका 2 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। गलत हो गया। अरे वो गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें 6 बनाना है। बी ऑप्शन उठाएं, -1 और माइनस का 4। अब ये करो तो ये हो गया आपका -2 गुना होकर, और ये हो गया -4, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होकर 6 आएगा, बड़े वाला साइन माइनस का यानी -6। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर बन गया। ओके है,
तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ये किए जाते हैं जो अब अगर आपके एग्ज़ाम में या फिर प्रैक्टिस सेट में आए तो होने चाहिए। ओके है, मोस्टली तो 2 इक्वेशन देता है, यानी यहाँ पर एक ही देकर पूछ रहा है तो आप एक से ऑप्शन फिलिंग कर लीजिए, 2 होंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं आप। चलिए डन है, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है होना चाहिए सबसे, देखें ध्यान से, करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 और 2 गुना होंगे तो क्या आएगा 10। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा पैटर्न यूज़ कर रहा है जिससे ये 10 बना। अगले में भी देखें 5 और 4 गुना होकर 18, तो हमने कैरी कर लिया। 3 और 2 को पहले जोड़ें आप, कितना आएगा 5। अब गुना करें 2 से, कितना आ जाएगा 10। देखें अगले में लग रहा है नहीं लग रहा, 5 और 4 को जोड़े क्या आएगा 9। डन है, और 9 का डबल करें कितना आ जाता है तो 18। ठीक है, 4 टाइम्स नहीं, डबल करने पे आएगा। यहाँ 6 और 5 11, 11 का डबल क्या होता है 22। लास्ट वाला करें 7 गुने में 6 दिया हुआ है तो 7 और 6 13, डबल करें कितना आना चाहिए तो 26, यानी बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ओके है, चलिए शाबाश। चलिए यही समय है अपने आप को इवेल्युएट करने का, समझने का, जीत को हासिल करने के लिए प्रयास करने का। ठीक है, और जो इस सीरीज़ में प्रयास कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उसकी जीत पक्की है। आगे कह रहा है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में दुगनी आयु का है। तो ए जो है वो बी से क्या है 2 साल बड़ा है, जो सी की तुलना में 2 गुना आयु है। प्रैक्टिस किया अभी तक नहीं किया आपने? अगर कर लिया तो मैच करें आंसर। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है। यदि ए बी और सी की आयु का योग 27 हो, यानी कि सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 27 वर्ष आएगा। तो हमें किसका निकालना है? तो हमें बी का निकालना है। अभी निकालते हैं। उससे पहले ये लाइन बनानी होगी अच्छे से। ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है और जो सी की तुलना में 2 गुना है, जो जस्ट पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए है, बी है और सी है। ए बी से +2 है, देखो है ना, 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब जो यहाँ पर पीछे वाले को यानी बी, जस्ट पहले ऐसे समझ लो कि जस्ट पहले बी सी की तुलना में 2 गुना है। बी जो है सी से डबल है, ये रहा डबल। तो अगर मैं इसको x मानूं तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब ये जो है 2x जैसे ही होगा तो a इससे 2 साल क्या है ज़्यादा है, मतलब 2x + 2 हो गया। और जिसने ये बना लिया उसका ये क्वेश्चन हो गया। कैसे बनाया? ओके हुआ। चलिए डन है। तो x ये सब x जुड़ जाएंगे तो 2x 4 और एक ये 5x हो जाएगा। देखो सब जोड़ना है ना, तो 5x हो गया। अलग से ध्यान से देखेंगे तो ये बचा 2। देखो ये 2x 4x एक 5x हो गया, अलग से बचा 2 जो कि 27 बता रहा है। उधर जाके माइनस हुआ तो कितना हो गया 25, 5 से काटा x बराबर 5, x बराबर आ गया 5। किसका पूछा है? बी का पूछा है, तो बी के पास जाके फिल कर दीजिए। 10 आना चाहिए और 10 बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। आया था ये? जिनका आया था ठीक कमेंट सेक्शन में लिखें, शाबाश, जल्दी से लिखें आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और लास्ट में मुझे बताएंगे किसके कितने नंबर बने हैं। ओके है, यही समय है अपने आप को इम्प्रूवमेंट में करने का भाई। चलिए शाबाश, आगे। क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए 10,000 रुपये, ये अलग है, कॉमर्स डालिएगा इधर। ए 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1,80,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश करता है। यदि ए तथा बी की लाभ समान हो तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की? ए ने 10,000 रुपये 9 महीने के लिए और यहाँ 1,80,000 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है, 10,000 रुपये, 10 है ना, ठीक है, हाँ 10,000 रुपये
10,000 रुपये कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए ए ने इंट्रोड्यूस कर दिए, और बी ने 1,80,000 रुपये कुछ महीने के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बी का हो गया 1,80,000 कुछ समय के लिए। समय हमें इसका नहीं पता, ये हो गया बी का। और पता लगा कि दोनों ने समान लाभ अर्जित किया है, यानी इक्वल है, दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो याद रखें, ये जो होता है इसमें अमाउंट जब भी टाइम से गुना हो जाता है तो प्रॉफिट का रेशो आ जाता है। और कह रहा है भैया दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल मतलब दोनों बराबर है। इक्वेट करें, 2 जीरो से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। यहाँ पे किया तो 90, यहाँ किया तो कितना हो गया 18t, 18 से कटेगा 5 यानी ये t। तो यहाँ पर ये जीरो करेक्ट करिएगा, ये जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आपका आंसर अपने आप मैच कर जाएगा। 10,000 लगाए, इसने कितने लगाए हैं 18,000 रुपये, और 10,000 इसने लगाए, 18,000 इसने लगाए हैं, 90 है, ये टी है, 18 से काटेंगे 5, टी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना? तो यहाँ वर्ष नहीं, महीने, 5 महीने आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके है, ये जीरो एक्स्ट्रा है, इसे हटा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 3 गुनी होगी? तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, R1 R2 बराबर इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2, चाहे टाइम ही क्यों ना दिया हो, टाइम 1 टाइम 2, ये सब एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं, एक ही समानुपात में चलते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की दर कोई राशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो गई, यानी कि कोई पैसा है 1 रुपये, वो डबल हो गया। 1 रुपये हमने किसी को दिया, वो डबल हो गया, 2 हो गया, तो ब्याज कितना बना? 1 बना। हमने किसी को 1 रुपये दिया, वो कल को 2 रुपये वापस कर रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा दिया? 1 रुपये। और जो एक्स्ट्रा होता है वो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, तो लिखें यहाँ पर 16 वर्षों में, टाइम पहले वाला, कितना ब्याज बन रहा है? 2 गुना। 2 गुना मतलब 1 कम कर दो, 1 ब्याज बन रहा है। तो कितने वर्षों में 3 गुना ब्याज बनेगा? ब्याज अगर 3 गुना, देखें कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो ब्याज यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि सेकंड केस में हमें 2 इंटरेस्ट बनाना है, और ये कितने टाइम में होगा ये हमें बनाना है। क्रॉस कर दीजिए, तो टाइम बराबर डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना? तो 32 वर्ष, यानी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में प्रोपोर्शन करके चलना है, बराबर करके चलना है, आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। What are the total number of prime factor of, नंबर दिए हुए हैं कुछ, इसका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालने। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि उसके और भी छोटे टुकड़े संभव ना हो, सीधी भाषा में और भी छोटा नहीं किया जा सके, जो अपने आप में इकलौता हो, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, जो किसी की सहायता से ना बना हो। 4 क्या इकलौता है? नहीं, 4 किसी की सहायता से बना है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, 4 ये 11, फिर 7 5 और 11 की पावर 3। देखो 7 स्वतंत्र है, अकेला है, 11 भी स्वतंत्र है, अकेला है, इसके फैक्टर टुकड़े यानी संभव नहीं है। लेकिन 4 अकेला नहीं है, 4 बना है, किससे? 2 से। अब इस 4 में ये 2 कितनी बार? 2 बार। हमने 4 को लिखा है 2 बार। अब 4 कितनी बार? 11 बार, तो ये भी 11 बार, ये भी 11 बार। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बाबा 4 की पावर कितनी है? 11। मैं 4 को लिख रहा हूँ 2 गुने 2, बाहर 11 है, तो ये 11 दोनों के लिए है, वही लिख दिया मैंने। अब ये सारे के सारे नंबर सॉल्व हो गए, यानी कि छोटे हो गए। अब इससे छोटे यानी इससे और टुकड़े संभव इनके नहीं हैं। तो गिन लीजिए कितने, ये 11 11 5 3, 11 11 22, 22 5 27 और 3
30 यानी सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इसको छोटे से छोटा नंबर बनाना है और सभी पावर को जोड़ देना है, आपके पास हर बार अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। क्लियर हुआ होगा सबको? चलिए शाबाश, मैच करते जाएं आंसर अपने अपने भाई, और लास्ट में बताना है कमेंट सेक्शन में कि किसके कितने 20 में से कितने सही हैं। ठीक है, लिखेंगे कमेंट सेक्शन में सब, ताकि पता लगे कि हमारी मेहनत का क्या रिजल्ट आता है। आगे लिखा है 1716 यानी 1716 रूट में है और इसमें से किसका है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। ये 6 किसके यूनिट प्लेस में आता है? जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो क्या होता है? 16 होता है। मैं 9 का स्क्वायर करूँ तो क्या होता है? 81 होता है। तो यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस देख रहे हो, यही चीज़ चेक करनी है। तो ये 16 जो है, 16 के पीछे 6 है, 6 किस किस में आ सकता है? तो 6 4 या 6 में आएगा। 4 का स्क्वायर 16 पीछे 6 आ सकता है, 6 का स्क्वायर 16 पीछे 36 आ सकता है, दोनों में पीछे 6 आने के चांसेस हैं। और अगर हैं तो भैया ये तो नहीं है, देखो कहीं पर भी नहीं है पीछे 4 या 6, यानी इसका सही आंसर हो गया डी। यूनिट प्लेस मैच नहीं कर रहा तो हम क्यों ढूंढे, हम सीधा डी पे जाएंगे, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, चलिए शाबाश, आगे बढ़ा जाए। दो संख्याओं का लेस है यानी एलसीएम 2079 और मैस है यानी कि एचसीएफ 27 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इनटू में एचसीएफ। सॉल्व करें। फर्स्ट नंबर दे रखा है 189, बहुत सही। सेकंड नंबर हमें निकालना है, एलसीएम हमारे पास है 2079 और एचसीएफ है 27। काटा जाए इसे तो ये देखो, ये 27 जो है इसे 7 बार में काट देगा। 7 से 49 9, ये 14 140 और 49 189 होते हैं। अब ये इसे काटेगा कितनी बार में? तो 7 से 2 बार में 14 है, बचा है कितना? 6। 7 से 9 बार में 63 बचा 4। 7 से 7 बार में 49 297 आना चाहिए और ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसका। डन है, ओके है, चलिए शाबाश। रीड करें, सबसे होना चाहिए। 5 सदस्य ही एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले 17 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। आज भी उतनी है का मतलब 17 ही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? अब 5 सदस्य परिवार की औसत आयु कब? 3 वर्ष पहले कितनी थी? 17 थी। तो टोटल बना कितना? 85। आज वर्तमान में, ये बात कब की थी भाई? 3 वर्ष पहले की थी। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो ये 3 वर्ष और बढ़ेंगे। अरे बाबा, आप 3 साल पहले 21 साल के थे, आज कितने के हो जाओगे? 24 के। ओके है, तो यही चीज़ यहाँ कर रहा हूँ मैं। 5 साल पहले इनका जो एवरेज रहा होगा 17 का, आज 3 साल बढ़ने के बाद 20 का हो गया होगा। तो या तो यहाँ पे 20 लिखो या फिर 5 साल बढ़ाओ सबको। 5 गुने में 3, ये पीछे चल रहे हैं ना 3 साल, सबको 5 गुने में 3 करो तो 15। तो वर्तमान में ये हो जाएंगे 100 के। अब कह रहा है कि करंट में एक बच्चे का जन्म हो गया, तो ये करंट में कितने के हो गए? 100 वर्ष के टोटल। कह रहा है आज एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हो गया तो सदस्य कितने हो जाएंगे? 6। पहले 5 थे, एक नया आया, 6 हो गया। एवरेज आज भी उतना ही है जितना पहले था, मतलब 17 का 17, 17 से गुना करो, आ गया 102। तो देखा जाए कि भैया ये जो एक्स्ट्रा मेंबर आया है उसकी वजह से बढ़ कितने गए? 2 साल। तो ये उसी का होगा, यानी 2 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, यानी कि आप डायरेक्ट एवरेज बना के 17 3 20 से भी गुना कर सकते थे, समझ के भी कर सकते थे। आंसर आपका 2 साल आना चाहिए, जो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए शाबाश, ओके है। अपने डाउट को फटाफट ख़त्म करते जाएं, क्लियर करते जाएं और सीट पक्की करें पेपर में, वर्दी को अपने पाएं। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है, 5200 रुपये। इनमें से 3000 रुपये कर मुक्त, ठीक है,
और 3% दर से आयकर देने के बाद शुद्ध आय क्या होगा। शुद्ध आय मतलब होता क्या है कि आपने जितना भी पैसा कमाया है उसमें से सारे खर्चे जो देने वाले हैं, जो देने वाले वो दे दो, उसके बाद जो बच रहा है ना वो आपकी शुद्ध आय है। अब उसमें से आप सैंपल दो वो भी दे दो, सैलरी देनी है वो भी दे दो, टैक्स भरना है वो भी भर दो, सब करने के बाद जो आपके पास बच रहा है उसी को शुद्ध आय बोला जाता है। तो यहाँ पर एक आदमी की कुल आय कितनी है, तो 5,200 रुपये है। इसमें से 3,000 रुपये कर मुक्त है। 3,000 रुपये कर मुक्त है तो 3,000 रुपये तो इसके पूरे पूरे बच गए। 3,000 रुपये क्या है, कर मुक्त है, तो 3,000 रुपये पूरे पूरे बच गए। अब कह रहा है 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी। तो भैया 3% दे देंगे तो पैसा एक्स्ट्रा कितना है, 2200। 2200 देखो 5200 टोटल है, ये टोटल इनकम हो गई। इसमें से ये टैक्स फ्री इनकम हो गई। अब ये जो है इस पर वो टैक्स देगा टैक्स कितना देगा, तो 3% दे देगा। 3% टैक्स हटा दीजिए, इसमें से कितने रुपए दे देगा, 66 रुपये टैक्स दे देगा। अगर 66 रुपये टैक्स दे देगा तो 2200 में से 66 रुपये चले गए। अरे बाबा सीधे सीधे 2200 में से 66 रुपये चले गए तो बचे कितने, 2 1 3 और ये 4, 2134 रुपये भी तो इसकी सेविंग ही है। टैक्स देने के बाद जो बचा ये इसकी शुद्ध आय ही मानी जाएगी। तो टोटल शुद्ध आय कितनी हो गई, तो 3,000 पे टैक्स नहीं देना था वो शुद्ध आय हो गई, और टैक्स देने के बाद जो बचा वो भी शुद्ध आय है। तो 3 और 2 5,000, अलग से 134, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसका। 5,134 रुपये इसकी ट्रू इनकम है टैक्स देने के बाद, यानी शुद्ध आय है। ओके है, शुद्ध आय का मतलब क्लियर है सबको। सारा पैसा देने के बाद जो बच रहा है वही शुद्ध आय मानी जाएगी, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे। रीड करें क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे। उनमें से 30 केले सड़े हुए थे, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। अरे बाबा, जो बेचा नहीं जा सकता वो लॉस हो गया। उस शेष केले को प्रति दर्जन की किस दर से बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। क्वेश्चन करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीपी जो है, क्रय जो है, खरीद जो है, उसकी तुलना 100 से होती है, और जो विक्रय है, एसपी है, उसकी जो तुलना होगी वो 100 में जुड़कर या घटकर होगी। ठीक है, यानी कि सीपी है तो 100 है, सीपी नहीं है तो फिर 100 में जुड़ेगा या घटेगा। अब यहाँ पर एक विक्रेता ने 40 दर्जन खरीदे हैं, बेचे हैं, आप सिर्फ इतना बताएं तो भैया खरीदे हैं कितने रुपए में, 250 रुपये में। तो रुपए को आप ऊपर लिखें, ठीक है, शाबाश। खरीदे कितने, 40। 40 में से 30 केले सड़े हुए निकले। 30 केले होते कितने, तो भाई 30 केले को दर्जन में आप बनाओ तो 12 से 2 बार में 24, बचा 6 के नीचे 12, 6 से 1 और ये 2, यानी 2.5 दर्जन। अरे बाबा, 12 केले का 1 दर्जन, और 1 दर्जन 12 और ले लेंगे 2 दर्जन, 6 और ले लेंगे, कितने हो गए, 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन केले जो हैं वो ख़राब हो गए, यानी कि 250 रुपये में 40 दर्जन आए थे, जिसमें से 2.5 दर्जन जो हैं वो क्या हो गए, ख़राब हो गए। तो रियल में वो बेच कितना सकता है, तो 37.5 ही बेच सकता है, यानी पैसा उसको 40 का नहीं पड़ा, कितने का पड़ा, 37.5 का पड़ा। अब शेष केले को वो कितने रुपए प्रति दर्जन से बेचे, प्रति दर्जन ही चल रहा है हमारा, हमने ये भी दर्जन में कन्वर्ट कर दिया। तो शेष केले को कितने रुपए प्रति दर्जन से बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। तो पहले ये बताओ ये क्या है, तो ये तो खरीद है। जब भी सीपी ये खरीद है तो खरीद के लिए सीपी यानी कि 100 से ये तुलना होगी। तो याद रखें, जब भी खरीद रहा है तो 100 नीचे, बेचना चाहता है 20% के लाभ पर, 20% का लाभ जो है वो 120 को शो करेगा। पॉइंट हटाकर 1 0 हमने ये और लगा दिया। सॉल्व करें, 2 0 से ये 2 0 और काटें तो हम इसे 25 से काट रहे हैं। 25 से जब आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 बार में, और 15 से 120 जब कटता है तो आता है 8, यानी 8 रुपये इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया।
ओके है, चलिए शाबाश। छोटी सी बात, जब भी खरीदे तो नीचे 100 लिखो और बेचे तो जोड़ या घटाकर आना चाहिए। आपका आंसर हर बार सेटिस्फाई होता जाएगा, सही होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ट्राई करें फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है किसी साड़ी की अंकित कीमत रुपए 200 है, यानी कोई साड़ी है जिसका एमपी मार्केट प्राइस या फिर जो अंकित मूल्य है वो 200 रुपये है। इस अंकित कीमत पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है। तो छूट दी किस पर जाती है? अंकित पर। तो ये एमपी हो गया। एमपी कितना दिया हुआ है? तो 200 रुपये। हमने इस पर 16 की छूट दे दी, 16 नहीं 20% की छूट दे दी। अरे बाबा 20% की जैसे ही आप छूट देंगे तो 20% की छूट देंगे तो भैया बिकेगी कितने में? 80 में। 20% की छूट देना मतलब कम कर देना। दुकानदार अगर आपको छूट दे रहा है तो आप उस वैल्यू को कम करेंगे, यानी 20 की छूट दे रहा है तो वो बिक कितने में रही है? 80% में। तो 20 से 20 गुना किया तो कितने रुपए में बिक रही है? 160 में। तो एमपी जो था वो था 200 रुपये और जिसे बेच दिया कितने में? 160 में। ये दो बातें ओके होनी चाहिए। यानी एमपी 200, बेचा कितने में? 160 में। अब कह रहा है कि छूट देने के बाद दुकानदार को 16 रुपये का लाभ हुआ, यानी 200 वाला सामान 160 में बेच रहा है, फिर भी उसे 16 रुपये का लाभ है, यानी कि इसके अंदर भी उसे 16 रुपये का लाभ है। और लाभ जब मैं हटा दूंगा तो मुझे वस्तु की कीमत पता लग जाएगी। लाभ में हटा दूंगा तो वस्तु की कीमत पता लग जाएगी। हटाएं इसमें से लाभ तो 144 रुपये वस्तु की कीमत है। यानी कि सामान था 144 का, लिखा 200, बेचा 160 में और 16 रुपये का लाभ कमा लिया। आगे कह रहा है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो 16 रुपये का लाभ जो है वो किससे चेक किया जाए? तो लाभ या हानि हमेशा सीपी से होता है और सीपी निकला हुआ है कितना? 144। इसका परसेंट निकाल दीजिए। अब जब 16 से ये करेंगे तो 16 से ये 9 बार में कटता है, 9 से इसे काटे 11 बार में 99, 1/9 यानी 11 सहित 1/9 यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। फिर से 200 वाला 20 की छूट यानी 80 में बेचेगा, 160 में बेच दिया। इस 160 में 60 में इस 160 में 16 रुपये ज़्यादा है उसके, 16 रुपये हटा दिए तो कीमत पता लग गई, 144 की कीमत है। और लाभ या हानि हमेशा सीपी से चेक करते हैं, सीपी से चेक किया तो 11 से 1/9% लाभ होगा उसको, जो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ट्राई करें। क्वेश्चन कह रहा है 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई है जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है, यानी कि 2 बराबर किस्त पर यह पैसा दिया जाएगा। यदि ब्याज का दर अदायगी वार्षिक 10% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं किन किन का है। चलिए शाबाश। और कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ मुझे बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि किसके कितने सही है, क्योंकि अगली वीडियो अगली प्रैक्टिस सेट जब डले तो नंबर बढ़ने चाहिए आपके। चलिए शाबाश। 210 रुपये का कर्ज लिया है, 210 रुपये का कर्ज लिया है और किस्त कितनी बनानी है? 2 रेट लगाना है 10% का, तो बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। किस्त की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, वो हर साल सेम चलती है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 10% है। तो हमने माना कि 10%, यहाँ लिख देते हैं साइड में, 10% होता कितना है? तो 10 के नीचे 100, 10 के नीचे 100 यानी 1/10। तो कोई पैसा 10 रहा होगा जिस पर ब्याज लगाकर किस्त बनाई गई होगी तो 11 हो गया। ये पहले साल, जितनी किस्त है उतनी बार लिखना है आपको। किस्त दूसरी होगी तो 2 साल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम जो है वो पावर को शो करता है, तो 1 साल में 1 पावर, जैसे ही दूसरी किस्त यानी दूसरा साल हो गया तो 2 पावर, तो 10 की पावर 2 यानी 100, 11 की पावर 2 121। ओके, यहाँ तक। इधर वाले जो नंबर है ये किस्त को शो करते हैं, और किस्त मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही हर बार सेम होता है। सेम करें तो इसे सेम करने के लिए इसे 11 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 11 से गुना होगा।
तो ये बन जाएगा 110, ओके है, और ये हो गया 121। ये इधर वाली वैल्यू जो है ये किस्त को शो करती है। अब पैसा कितना था, तो 110 और 100, टोटल पैसा 210, और कितने की किस्त में दी हमने, 121 की, 121 की किस्त में दी। अब 210 और 210 तो बिल्कुल मैच कर गया, यानी बिल्कुल डायरेक्ट आपका यही आंसर हो गया कि 210 रुपये 2 किस्तों में दी गई है। कितने की, तो 111, 121 की और 121 की। देखें है ऑप्शन में, बिल्कुल बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कुछ नहीं करना होता, जितने साल है उतनी बार लिखो, मैक्सिमम 2 या 3 साल का बनता है, और किस्त की वैल्यू सेम कर दो। एक तरफ जोड़कर अमाउंट को शो करेगा, एक तरफ आपकी प्रत्येक किस्त को शो करेगा, और वही आपका आंसर होगा। ओके है, चलिए तो ये आपके क्वेश्चन थे। कमेंट सेक्शन में बताएं किसके कितने नंबर हैं, इंप्रूवमेंट को चेक करें, जीत हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।